हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर टेस्ट एडवांस और इसका हम लोग पेपर 2 डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन 1 इसमें क्या मेंशन कर रखा है, इन्होंने दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और जिसमें बोला गया है कि A इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बेंड शेप एंड B इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लीनियर शेप। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है A क्रॉस B। तो 1 बाई 1 मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा बेंड शेप रखेगा और कौन सा लीनियर शेप रखेगा, उसके बेसिस पे आइडिया आ जाएगा। तो I3 पहला मॉलिक्यूल है हमारे सामने I3 माइनस। ठीक है, I3 माइनस के केस में देखोगे कि इसमें 3 जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम लोग शेप क्या देखते हैं, I3 माइनस ये शेप कुछ इस तरीके से दिखाएगा, लीनियर शेप, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3d। ठीक है, ये हो गया 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d एंड द शेप इज लीनियर। ठीक है, लीनियर होगा तो मैं L से डिनोट कर देता हूं और बेंड शेप होगा तो उसको मैं B से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें आपका N3 माइनस। ठीक है, N3 माइनस का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर लिए रहेगा। ये नाइट्रोजन बीच में 4 बॉन्ड बनाया तो इस पे +1 चार्ज, इस पे -1 नेट चार्ज इस पे हो जाएगा आपका क्या, इस केस में ये आ जाएगा नेट चार्ज विल बी -1। तो ये जो शेप है इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp और शेप जो है इसका लीनियर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है I3+। अब I3+ के केस में क्या कहानी, तो I3+ में है 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी शेप की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बेंड शेप बनाए हुए लाइक दिस इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये I3+ हो जाएगा, यहाँ पे I3 माइनस और यहाँ प्लस है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 एंड द शेप इज बेंड, B से डिनोट कर देते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज SO2 हैव 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो शेप होगा ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, SO2 के केस में हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 एंड द शेप इज बेंड शेप। ठीक है, तो B से डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल O3, सेम कहानी है। O3 के केस में क्या देखोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड 1 ऑक्सीजन विल बी कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे शेप इसका, क्योंकि इसके पास में क्या है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये भी बेंड शेप रखेगा। हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होगा और जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल ऑक्सीजन है, और जो शेप है वो बेंड शेप रखेगा। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं। नेक्स्ट इज NOCl। ठीक है, नेक्स्ट इज NOCl और यहाँ पे नाइट्रोजन एज अ सेंट्रल एलिमेंट होगा, इसके साथ ऑक्सीजन इस तरीके से बॉन्ड होगा, क्लोरीन, और यहाँ पे इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बिकॉज ये पेंटावैलेंट है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 एंड द शेप विल बी बेंड शेप विल बी बेंड शेप। नेक्स्ट इज NO2 माइनस। ठीक है, NO2 माइनस। अब इसमें NO2 माइनस का शेप क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग रहेगा, ऑक्सीजन के साथ में एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा और साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 जाएगा और साथ में ये बेंड शेप रखा हुआ है जो है NO2 माइनस। नेक्स्ट इज वाटर H2O। तो H2O के केस में हम लोग को पता है कि 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इस केस में इसका जो शेप होगा ये भी बेंड शेप ही होगा, बशर्ते कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 विद द बेंड शेप। ठीक है, sp3 विद द बेंड शेप। नेक्स्ट जो है दे रखा है आपका Cl2O। ठीक है, Cl2O। अब यहां पे अगर आप Cl2O की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी बेंड शेप ही रखेगा। ठीक है, इस तरीके से Cl2O हो जाएगा तो इसके पास में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और जो है ये भी बेंड शेप की कैटेगरी में आ जाएगा। देन है आपका NH2 माइनस। ठीक है, NH2 माइनस के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। देखो आप, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए, तो एक निगेटिव चार्ज गेन किया हुआ है तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा NH2 माइनस, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और ये शेप जो रखेगा वो हो जाएगा बेंड शेप NH2 माइनस। ठीक है, तो आई थिंक इसमें बेंड शेप तो आ गया। नेक्स्ट आप देखिए BeCl2 के केस में क्या होगा, तो बेरिलियम ये क्लोरीन के साथ जुड़ा होगा और ये लीनियर शेप रखेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा आपका sp। ठीक है,
और ये लीनियर शेप रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज CO2। CO2 की भी केस सेम है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और शेप हो जाएगा इसका लीनियर शेप। नेक्स्ट है NO2 प्लस, ठीक है। NO2 प्लस के केस में क्या देखोगे कि अब इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे ये शेप कुछ इस तरीके से रखेगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और शेप हो जाएगा लीनियर। क्लियर है बात। ICl2 माइनस, सॉरी ICl2 माइनस के केस में भी क्या होगा, जो हम लोगों ने I3 प्लस के केस में कंसीडर किया, इधर क्लोरीन जुड़ा होगा, क्लोरीन, और यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये भी शेप लीनियर रखेगा। लास्ट में दे रखा है HgF4, ना तो ये लीनियर में आएगा ना तो ये बेंड शेप में आएगा, इसका शेप कुछ ऐसे होगा, देख लो आप, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप रखेगा, ठीक है। तो ये अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये भी आ जाएगा sp3d2, और शेप क्या हो जाएगा, ये शेप रखेगा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इसमें पूछा गया कि लीनियर शेप वाले जो है B हैं और टोटल ऑफ बेंड शेप A है। A की बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, बेंड शेप काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे बेंड शेप हो जाएगा। और लीनियर शेप की बात करें तो लीनियर देख लो 1 2 देन 3 4 5 6, 6 विल बी लीनियर शेप। हम लोग को पूछा क्या है, A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू 8 into 6 दैट विल बी 48, तो 48 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम लोग फोकस करें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। तो अगर आप एनिलीन पे फोकस करो तो एनिलीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्ट ऑफ रेजोनेंस है, ठीक है, पार्ट ऑफ रेजोनेंस है। ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर कहीं पे भी हम लोग को लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तब तो हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे कि उसका जो है बेसिक स्ट्रेंथ एटलीस्ट एनिलीन से ज्यादा होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स काम कर सकते हैं, उसके उस बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा या नहीं होगा। नाउ अगर इसको कंसीडर किया जाए पहला केस, तो यहाँ पे देखोगे CH3 एज अ मिथाइल ग्रुप इज कंसीडरिंग एज अ इंडक्टिव इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेस देन एनीथिंग। नाउ नेक्स्ट इज लाइक दिस इज अमीडीन टाइप मॉलिक्यूल्स आई कैन कंसीडर, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस आर द स्ट्रॉन्गर बेस। व्हाई, देखो इसमें सेकेंड वाले नाइट्रोजन पे ये चूंकि प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे वाले नाइट्रोजन पे बढ़ जाएगा, तब जो है यहाँ पे इसको भी एक स्ट्रॉन्गर बेस की तरह कंसीडर करेगा किया जाएगा, एटलीस्ट एनिलीन से तो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। नेक्स्ट इज सिमिलरली अगर आप देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इसी स्ट्रक्चर में, NH NH NH, ठीक है, ऐसा कुछ शेप है, ये भी इधर से प्लस एम इफेक्ट लगाएगा और इधर से भी ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, ये भी स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज E2 NH इथाइल, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी लोकलाइट, ये भी जो है बोला जा सकता है स्ट्रॉन्गर बेस होगा। एनिलीन से तो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे जो एलिफेटिक, ठीक है, एलिफेटिक अमीन्स स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमीन्स। यहाँ पे क्या है देखो आप, तो यहाँ पे यही जो हम लोगों ने मेंशन किया होगा कि CH3 की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे एक जो है इफेक्ट क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज द SI, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो जब प्रोटॉन प्रोसीड करेगा, प्रोटोनेट करने जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इज CH2 NH2, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये लोकलाइज्ड नहीं, डीलोकलाइज्ड नहीं है, ये तो हम लोग एलिफेटिक बेस की तरह ही मान सकते हैं, और एलिफेटिक बेस एरोमेटिक बेस से स्ट्रॉन्गर बेस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो ये सभी के सभी स्ट्रॉन्गर बेस हो गए, किससे, एनिलीन से। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका कंपाउंड दे रखा है ये CH2 NH, ठीक है, C11OH। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये रेजोनेंस का पार्ट हो जाएगा, और इस CO हम लोग को पता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसकी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। नेक्स्ट इज पिरिडीन मॉलिक्यूल। तो पिरिडीन के केस में क्या है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज्ड है, वेयर एज इन द केस ऑफ एनिलीन इट वाज डीलोकलाइज्ड, इसको भी हम लोग स्ट्रॉन्गर बेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज पाइरोल। पाइरोल के केस में ये उतना स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होगा,
क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस के पार्ट होने के साथ साथ एरोमेटिसिटी का पार्ट है, एरोमेटिसिटी का पार्ट ये, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होगा। अब काउंट किया जाए कि कितने स्ट्रॉन्गर बेस हैं एनिलीन के रिस्पेक्ट में, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये 6 आ जाता है। तो टोटल 6 बेसेज आर देयर विच आर मोर बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, तो और भी हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं आगे के। पहले ये देख लो 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है इसमें। पहला वाला जो हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग से है और सेकेंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। बोला गया है कि x इज द नंबर ऑफ 3 डिग्री स्ट्रक्चरल अमीन्स ऑफ C5S13 है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। पहला मतलब अगर हम लोग अप्रोच करें 3 डिग्री अमीन्स के लिए, तो यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर जनरेट हो सकता है। ड्यू इसका निकालोगे तो आप ड्यू देखोगे इसका आ रहा है 0। ठीक है, तो यानी कि ये सैचुरेटेड है जिसमें डबल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो आइए बात करते हैं 3 डिग्री अमीन्स में। तो यहाँ पे मैं जोड़ सकता हूँ मिथाइल, इधर मिथाइल, ठीक है, इधर मिथाइल, क्योंकि 3 डिग्री अमीन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH2 ठीक है, एक ये अमीन हो जाएगा। उसके अलावा और क्या चेंजेस किया जा सकता है, या इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 कार्बन और इधर से 2 मिथाइल। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। मॉडिफाइड कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और फिर इसको अदर फिर से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। नाइट्रोजन, इधर हम लोग मिथाइल ग्रुप, इधर इथाइल ग्रुप और इधर मिथाइल। तो x की वैल्यू अगर देखा जाए तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखिए, y इज द नंबर ऑफ 3 डिग्री स्ट्रक्चरल एल्कोहल, फॉर्मूला ऑफ C5S12OH। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो कार्बन इससे OH जुड़ा होगा। ठीक है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। ठीक है, तो एक किसी में इथाइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर आएगा, और एक ही पॉसिबल है 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे y इज इक्वल टू 1। देन z इज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल ईस्टर ऑफ C5S10O2। इसका भी अगर ड्यू निकालोगे तो 1 आएगा, यानी कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो कार्बन ऑक्सीजन के फॉर्म होगा। अब इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका हो सकता है, आप क्या करो कि 4 कार्बन इधर रखो एक साइड में और एक कार्बन इधर दे दो आप। ठीक है, इस वाले केस में। अब इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या किया जा सकता है, तो इसको मैं ब्रेक करके 2 कार्बन में कन्वर्ट कर दूं लाइक दिस। और कोई पॉसिबिलिटीज है? तो आप क्या करेंगे, एक कार्बन इस साइड में भेजेंगे, सेकेंड साइड में, राइट हैंड साइड। तो जो है इधर आ जाएगा आपका 3 कार्बन और इधर हो जाएगा 2 कार्बन। ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा इसको और ब्रेक करते हैं हम लोग। इधर 2 कार्बन रख लेते हैं और इधर 3 कार्बन। ठीक है, ऐसे हो सकता है। अब इसमें इस साइड में मॉडिफिकेशन कर दें तो कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, इसको अगर हम लोग ब्रेक कर दें कार्बन कार्बन, ये हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉसिबिलिटीज है। उसके अलावा अब हम लोग ये 5 देख लिए, उसके अलावा एक आप गलती कर सकते हो, मेथनोएट एस्टर, ये भी तो पॉसिबल होगा। इधर अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये 4 कार्बन इस साइड में। अब इसमें आप ब्रेक करते जाओ तब आइडिया लगते जाएगा। HC डबल बॉन्ड O, ठीक है, कार्बन को मैं ब्रेक करके यहां पे लगा सकता हूं या इसको यहां पे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इसको मैं यहां पे लगा सकता हूं। ठीक है, और भी किया जा सकता है मॉडिफिकेशन। यस, यहां पे SC डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस कार्बन से आप जोड़ दो कार्बन, तीनों कार्बन। तो कितने एस्टर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो y की वैल्यू 1 हो गई, z की वैल्यू हो गई 9। हम लोग को क्या निकालना है, z माइनस y प्लस जो है x, ये निकालना है। तो 9 माइनस कितना गया यहाँ पे, 9 माइनस 3 माइनस 1, यही चीज होगा। 9 माइनस 3 माइनस 1, दैट विल गिव हाउ मच, दैट विल गिव 5। तो 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस केस में क्या मेंशन किया गया है, इन द गिवन सीक्वेंस द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ई। ठीक है, तो ये यहां पे हम लोग रिएक्शन जो कर जाते हैं ये है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। होगा क्या कि एडिशन होगा वाटर का अलोंग ट्रिपल बॉन्ड, और ये फॉर्म करेगा फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा Ac2।
ठीक है, जो कंपाउंड मेंशन किया गया है दैट इज एसीटोन ए। इसका हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 + 6, ठीक है, +60, ये दे देगा आपको वैल्यू 58। 58 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, द pH of 0.01 molar solution of sodium salt of monocarboxylic acid is 9, the pKa of acid will be। तो pKa का हम लोग जो है मतलब अगर pH का एक्सप्रेशन लिखे तो pH इक्वल टू pKa, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, से pKa 7 + 1/2 pKa प्लस log C, ठीक है, यही चीज होगा। pH इन्होंने दे रखा हुआ है, तो pH ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज 9, तो 9 = 7 + 1/2 pKa प्लस log C। log C मीन्स यहाँ पे जो है दे रखा है इन्होंने 0.01 मोलर, तो log ऑफ 10⁻² हो जाएगा -2, ठीक है। तब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 pKa -1, तो pKa की वैल्यू यहाँ से क्लियरली निकल आ सकती है, दैट इज इक्वल टू जो है 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो इसमें क्या है दे रखा है एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर। अगर हम लोग एसिटिक एसिड लें CH3COOH, ठीक है, ये डाइमर का फॉर्मेशन करेगा लाइक दिस, करेक्ट, ये डाइमर का फॉर्मेशन कर देगा CH3। The dimer is held together by hydrogen bond if 27 degrees Celsius equilibrium constant for dimerization is E10 and delta S naught for dimerization is Y calorie per Kelvin, determine the value of 3Y/4। तो यहाँ पे पहले हम लोग डेल्टा G अगर इस रिएक्शन का कैलकुलेट करें, जो कि लिखा जा सकता है -RT ln K, ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू -2 कैलोरी और यहाँ पे टेम्परेचर दैट इज 300 ln e⁻10, जो कि आपको दे देगा -6 किलो कैलोरी। अब एक और एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग जो है डेल्टा G का लिखे तो डेल्टा G इक्वल टू del H - T del S, ठीक है। अब डेल्टा H की वैल्यू हम लोग को पता है गिवन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इंथैल्पी पर मोल इज 7.5 किलो कैलोरी। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हम लोग डेल्टा H निकालना चाहें तो डेल्टा H विल बी 7.5 into twice, that will give how much, that will be 15, नहीं -15 किलो कैलोरी। अब इसको रखना पड़ेगा क्योंकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक जो है हर मॉलिक्यूल पर मोल के लिए दे रखा है और 2 मोल्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप देखो -15, ठीक है, -T del S, यहाँ पे डेल्टा G इक्वल टू -6। अगर इसको हम लोग निकालें तो ये वैल्यू आपको मिलेगा T डेल्टा S इक्वल टू इसको 9, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा S इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा S इक्वल टू हाउ मच 9 किलो कैलोरी, 900 डिवाइड बाई 9000 डिवाइड बाई 3000, दैट विल गिव हाउ मच, दैट विल बी 30, ठीक है। अब इसको हम लोग रख दें यहाँ पे वैल्यू को 3y/4 में, तो ये वैल्यू दे देगा 90/4, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 22.5 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, ठीक है। ये जो है डेल्टा S की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा S इक्वल टू 22.5 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मेंशन किया गया कि इन बोर्स मॉडल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज, ठीक है। रेडियाई इन द nth ऑर्बिट जो है उसको R and Z से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को U and Z से रिप्रेजेंट किया है, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक and Z से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो है वेलोसिटी को V and Z से रिप्रेजेंट किया है, टाइम पीरियड को T and Z से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कैलकुलेट द Z इन ऑल केसेस, ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करना है Z इन ऑल केसेस में, ठीक है। तो पहला इन्होंने मेंशन किया हुआ है G1, 2, ठीक है, इज टू K1, Z इज इक्वल टू -8:1, ठीक है। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी रहा। हम लोग को पता है कि दोनों में रिलेशन क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जनरली डबल होता है, हम लोग जो है उसमें, लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स आएगा आप देखो, इसमें अगर मैं रेशियो इसका निकालूं तो रेशियो क्या हो जाएगा, Z²/N², 4/1², ठीक है, Z²/N²। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म्स है।
और इधर मैं लिखूंगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, किसका, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर मीन्स 1, दैट इज इक्वल टू -8 बाई, मीन्स माइनस माइनस ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 8:1। तो अब जेड स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो फर्स्ट केस में एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1। सेकेंड केस में आप देखो रेडियाई, तो रेडियाई सेकेंड में दे रखा है R1, Z is to R2, 1, दैट इज इक्वल टू 1:8, ठीक है। अब रेडियाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो रेडियाई होता है n स्क्वायर बाई जेड, तो मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर बाई Z1, n1 स्क्वायर बाई Z1, n2 स्क्वायर बाई Z2, ये लिखा जा सकता है, इस टू 1:8। अब n1 की वैल्यू 1 हो गई, z की वैल्यू z रख देते हैं, इनटू z2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और n2 की वैल्यू यहाँ पे रखा गया है 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये दे देगा 1:8, तो यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी 2, ठीक है। तो सेकेंड केस में एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी दे रखा है, तो वेलोसिटी का जो रेशियो आता है मतलब इस v1, z इज टू v3, 1 इक्वल टू 9:1, ठीक है। हम लोग लिखते हैं इसको z बाई एन, जो रेशियो होगा तो z1 बाई n1 इंटू z2 बाई n2, दैट इज इक्वल टू 9:1। z1 यहाँ पे हम लोग z रख देंगे, 1 रख देंगे, और n2 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी और यहाँ पे z हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 9:1 दैट विल गिव हाउ मच, z इक्वल टू, दैट इंप्लाइज z इक्वल टू 3, करेक्ट। फोर्थ केस में, तो ये थर्ड केस में ये हो गया। फोर्थ केस में देखा जाए तो टाइम पीरियड का रेशियो दे रखा है, टाइम पीरियड को हम लोग लिखें तो ये लिख सकते हैं n/z, तो मैं लिख देता हूं n1/z1 इज टू n2/z2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर रेशियो आप रख दो, क्या क्या दे रखा है, 1, 2 यानी कि 1/4, ठीक है, इज टू n2 की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो n2 मीन्स 8 डिवाइड बाई j, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9/32, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 z स्क्वायर, सॉरी z1 स्क्वायर, n1/z1 स्क्वायर ये आ जाएगा, और n2/z2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू 9, z इक्वल टू 3, इस केस में z की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो टोटल हम लोग को क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि a प्लस b प्लस c प्लस d, जो कि हम लोग को दे देगा 3 प्लस 3 6 और प्लस 2 8 प्लस 1 9, तो जो है 9 इंटू 1.25, ये आप आंसर निकाल सकते हो इजीली, ये हो जाएगा आपका 5 और 2 11.25, ये आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 8 तो मेंशन क्या किया गया कि कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इन द क्लोज कंटेनर PCl5, जो कि कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में, ठीक है, Cl2 में। A PCl5 gas at the certain pressure is introduced at the empty container at 27 degrees Celsius. However, the total pressure at the 207 degrees Celsius was found to be double the initial pressure. तो अगर मान लो आप 27 डिग्री सेल्सियस पे बात किया जाए, तो 27 डिग्री पे बोला गया कि the total pressure means PCl5 introduce certain pressure, ठीक है, तो P मान लेते हैं, इसका certain pressure इनिशियली 0 रहा होगा। अब क्या, however the total pressure of equilibrium is at the 207 was the found the double the initial, the percentage dissociation at the 207 degree Celsius। अब यहाँ हम लोग एक जो है रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस इसको मान सकते हैं, तो यहाँ से रिलेशन ये लिखा जा सकता है P1 T1 इक्वल टू P2 T2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 इक्वल टू P, टेम्परेचर 300, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका P2 हम लोग को कंसीडर करना है, दैट इज इक्वल टू 480, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 480 P/300, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को रखो, मींस 480 केल्विन, क्या हो जाएगा, क्या रिलेशन लिखा जा सकता है, 480 P/300, T इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से डिसोसिएट हुआ मान लो P डैश, और ये फॉर्म किया P डैश P2, तो नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, तो नेट प्रेशर इक्वल टू 480 P, ठीक है, प्लस 300, और ये हो जाएगा P डैश, दैट इज इक्वल टू 2P। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो P डैश आ जाएगा, P डैश इज इक्वल टू 120 P/300, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दो,
इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा आपका। चलिए इसको जो है सिंप्लीफाई भी कर देते हैं आगे। तो P डैश बाई P टोटल, P हमारा परसेंटेज डिसोसिएशन P इनिशियल कितना डिसोसिएट हुआ आउट ऑफ हाउ मच मींस टोटल P डैश, तो जितना टोटल प्रेशर है इनिशियली 480/3 है, ठीक है। इसको आप रख दो इनटू 100, ये आपको दे देगा परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो P डैश की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 120P/300, ठीक है। ये हो जाएगा 480P इंटू 300, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 25%। तो 25% इसका डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के केस में आंसर हो जाएगा 25। मूव करते हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मेंशन क्या किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉमन नेम फॉर द गिवन कंपाउंड। पहला दे रखा है इन्होंने, दिस वन इज सैलिसिलिक एसिड, यस इट इज करेक्ट वन, इट इज सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका क्या नेम होगा, ये हो जाएगा एसीटोन, दैट इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ये भी कंपाउंड हम लोगों ने डिस्कस किया होगा OCO CH3 और साथ में COH, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा एस्प्रीन, ठीक है, दिस इज आल्सो करेक्ट। देन लास्ट इज OH, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड। All four name is correct, 1 2 3 4 all four name is correct। Next question number 10, which of the following is stronger acid than benzoic acid। benzoic acid पे अगर आप फोकस करो, ठीक है, तो benzoic acid, ठीक है, एज अ बोला जा सकता है ये वीक माइनस आई इफेक्ट की तरह भी काम करता है और प्लस एम इफेक्ट की तरह भी काम करता है, दोनों बहुत वीकर है। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कंसीडर किया जाए अदर जो इफेक्ट हैं तो इसमें काम करेगा माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट, दोनों वीक इफेक्ट काम करेंगे इन द केस ऑफ बेंजीन। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। पहला एसिटिक एसिड नहीं। अब एसिटिक एसिड के केस में क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, इसकी वजह से एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है कि फॉर्मिक एसिड ही स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा, न कि जो है अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें अदर जो एसिड होंगे वो वीकर एसिड होंगे आपके जो है बेंजोइक एसिड से। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड, यस, बिकॉज हाइड्रोजन तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, हाइड्रोजन तो कोई इफेक्ट नहीं दिखाने जा रहा है, तो फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है और स्लाइटली हम लोग मान सकते हैं कि प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा कंपेयर टू इसके इंडक्टिव इफेक्ट से, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं। उसकी वजह से बेंजोइक एसिड थोड़ा सा वीकर एसिड होगा फॉर्मिक एसिड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है, क्यों, बिकॉज 3 नाइट्रो ग्रुप, जो ये 3 नाइट्रो ग्रुप है ये इसको एक स्ट्रॉन्गर एसिड बना दे, तो इजीली ये H+ दे सकता है और इसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो हाईली स्टेबलाइज होगा थ्रू द रेजोनेंस एंड माइनस सेम इफेक्ट ऑफ नाइट्रो, ठीक है। तो दिस इज आल्सो स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक मींस बेंजोइक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज सैलिसिलिक एसिड। वी नो दैट ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा, SIR इफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ SIR इफेक्ट अगर कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट हो ऑर्थो पोजीशन पे ये सैलिसिलिक मींस सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट, irrespective of nature of the group, this is going to be stronger acid than benzoic acid itself। यहाँ पे जो आंसर आपका जाएगा इस केस में अगर आप देखो तो हो जाएगा 2, 3, 4, फर्स्ट को छोड़ के सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ये इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर से पूछा गया। पहला H2CrO4 जिसको हम लोग क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमिक एसिड, दिस इज वेल करेक्ट, पहला करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट इज SPO3 दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट HNO4, ठीक है, HNO4 इसमें पेरोक्सी लिंकेज होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड, दिस इज आल्सो वेल करेक्ट, ठीक है। देन है SClO3 जिसको इन्होंने मेंशन किया हुआ है पर क्लोरिक एसिड, ये गलत है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरिक एसिड एंड नॉट पर क्लोरिक एसिड, ये गलत है। तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा 1, 2,
3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो 12 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमरीज, इसमें से कौन सा टॉटोमरीज शो करेगा, ठीक है। तो पहला 1 by 1 स्ट्रक्चर देखते चलते हैं। उसमें क्या है, आपको देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पहला स्ट्रक्चर है C11O, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है लाइक दिस। अब ये अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमरीज में जा सकता है, बिल्कुल ये जो है दिखाएगा इफेक्ट। नेक्स्ट इज दिस मॉलिक्यूल C11O और यहाँ पे हाइड्रोजन ये भी टॉटोमरीज शो करेगा लाइक दिस। नेक्स्ट इज ठीक है C11OCH3, यहाँ पे भी ये अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी टॉटोमरीज को शो करेगा। लास्ट केस जो है इसमें आप देखते हो ये है आपका बेंजाइलडिहाइड और इस केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो, तो इन दैट केस ये टॉटोमरीज नहीं शो करेगा। इस केस में जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा 1, 2, 3। क्लियर है बात? 1, 2, 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तो यहाँ पे मेंशन क्या किया गया क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये पूरा जीओसी सेकेंड पे बेस्ड है कि बॉन्ड लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा जब रेजोनेंस इफेक्ट होगा, तो ठीक है। तो ये CH3 रहा, इसको इन्होंने A मेंशन किया हुआ है और ये रहा CH3 डबल बॉन्ड, इसको A डैश क्या मेंशन किया गया है, A डैश इज ग्रेटर देन A। अब देखोगे कि क्या होगा कि बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ CH3। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा तो जो है बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं A इज लेस देन A डैश, दैट इज वेल करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में क्या दे रखा है CH3C NH2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे NH2, ठीक है। तो यहाँ पे लोग इसको B मेंशन किया हुआ है, इसको B डैश मेंशन किया। अच्छा मैं इसको अगर इधर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करूंगा तो सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि दोनों इक्वली डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू B डैश। क्लियर है बात? थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड के केस में क्या दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अगर ये डीलोकलाइज हुआ तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट RS देखने को मिलेगा। तो जब इक्विवेलेंट RS होंगे लाइक दिस तरीके से इक्विवेलेंट RS होगा, तो जब इक्विवेलेंट RS होंगे तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा। बट इन्होंने मेंशन किया है C इज ग्रेटर देन, इसको इन्होंने C लिया हुआ है और इसको C डैश लिया हुआ है। इन्होंने मेंशन किया है C इज ग्रेटर देन C डैश, जो कि गलत हो जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता है। फोर्थ केस अगर देखें तो फोर्थ में क्या दे रखा है, इस मॉलिक्यूल्स को दिया हुआ है इन्होंने डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये D और इसको D डैश। अभी देखो इस चीज में कि ये तो रेजोनेंस में है और हम लोग को पता है कि जब रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा और बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाएगा, लेकिन ये आइसोलेटेड है, नॉट इन कॉन्जुगेटेड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है D का वो बढ़ जाएगा बिकॉज ये रेजोनेंस में जाएगा, डीलोकलाइजेशन होगा और इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो D इज ग्रेटर देन D डैश, यहाँ पे इन्हें इस ऑप्शन को मेंशन किया है। तो 1, 2, 4 ये 3 ऑप्शन, 1, 2, 4 ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 40। इस केस में क्या मेंशन किया गया है कि बोरिक एसिड H3BO3 जिसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, क्या होगा इसको हीट करने पे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा HBO2 जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट ये जब इसको फर्दर हीट किया जा रहा है कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 160 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये कंपाउंड X हो गया, इसको जब आप हीट करोगे तो फर्दर ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा और ये फॉर्म करता है H2B4O7, ठीक है। ये मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करेगा। देन इसको फर्दर हीट किया गया है, ठीक है, फर्दर हीट कर रहे हैं हम लोग इसको रेड हॉट में, रेड हॉट इसको हीट किया गया। तो यहां से ये B2O3, ठीक है, ऑक्साइड जनरेट कर देगा। तो ये हो गया Y और ये हो गया Z। हमसे यही पूछा गया कि X, Y, Z ये क्या होंगे इस केस में। X हो जाएगा आपका HBO2, Y हो जाएगा H2B4O7
और Z हो जाएगा, Y हो जाएगा S2B4O7 और Z हो जाएगा B2O3, ठीक है, बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा XYZ, यानी कि ऑप्शन अगर आप देखते हो तो 1, 3, 4 ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। पहला, 660 मॉलिक्यूल्स हैव द शेप लाइक, 660 मॉलिक्यूल्स की बात करें, हैव अ शेप लाइक सॉकर बॉल्स, ये सही है। इसमें जो है हम लोग 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग का कॉम्बिनेशन देखते हैं, एंड कॉल्ड एज द बक मिनिस्टर फुल रिंग, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, ग्रेफाइट इज द थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है ग्रेफाइट, न कि डायमंड होता है, ठीक है। थर्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द डायमंड इज स्ट्रॉन्गर देन द लेयर ऑफ द ग्रेफाइट। नहीं, अगर बात करें जाए ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को थोड़ा समझे हम लोग, तो इस तरीके से ये बनाया रहता है। तो इसमें 3 तो बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी डीलोकलाइज फॉर्म में रहता है, लाइक इस तरीके से डीलोकलाइज होगा। और जब डीलोकलाइज होगा तो ये कहीं ना कहीं जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो स्लाइटली डबल, मतलब थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और उस लेयर के अंदर, नॉट इन डिफरेंट लेयर, 2 लेयर के बीच में तो गैप होगा, मींस उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं काम करेगा, वहां पे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लेकिन विद इन अ लेयर क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन दिस विल स्लाइटली गेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ will decrease. At the same time bond will be stronger in the case of graphite and not in the case of diamond, क्योंकि डायमंड के केस में तो ये टेट्राहेड्रली ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है। इस बात को समझना आप, इस तरीके से टेट्राहेड्रली 4 बॉन्ड बनाया रहेगा, तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इसमें स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेगा। तो द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फोर्थ वन, इन डायमंड ईच कार्बन एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट इज अ पैरामैग्नेटिक, ये गलत है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग को दिख ही नहीं रहा है। तो इस केस में केवल और केवल आंसर करेक्ट होगा 1 और 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके आयनिक इक्विलिब्रियम से प्रॉब्लम है। क्या मेंशन किया गया, 150 ml ऑफ 0.008 मोलर अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, ये जो है अगर सोल्यूशन के अंदर जाता है तो अमोनियम प्लस जनरेट करेगा और साथ में सल्फेट आयन जनरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्स विद 50 ml ऑफ 0.00 मोल कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट ये कुछ इस तरीके से होगा, NO3 वाइस, ये जनरेट करेगा कैल्शियम 2+, ठीक है, और साथ में नाइट्रेट को जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको देखना है कैल्शियम सल्फेट, जो कि जिसका हम लोग को KSV वैल्यू दे रखा है, उसके बेसिस पे पूछा हुआ है। तो अब कैल्शियम सल्फेट के लिए हम लोग को कैल्शियम 2+ का और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन चाहिए होगा। कैसे निकाला जा सकता है कंसंट्रेशन, तो आप देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा ही केस है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसके मिलीमोल्स को काउंट करो। पहले हम लोग किसके मिलीमोल्स को काउंट कर लेते हैं, सल्फेट की। तो सल्फेट का जो कंसंट्रेशन होगा सल्फेट का, वो 150 इंटू 8 इंटू 10⁻⁴ में लिख देता हूँ, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम विल गिव द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट, ठीक है, concentration of sulfate that is equal to 150 into 8 into 10⁻⁴ divided by total volume that is equal to 200, ठीक है, that is equal to 200। अब यहाँ पे इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो ये वैल्यू आई थिंक आ जाएगा, देखते हैं हम लोग इसको, 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जाएगा, 5 से 4 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, तो 6 into 10⁻⁴ आ जाएगा। देन सिमिलरली कैल्शियम 2+ के कंसंट्रेशन की बात करें तो कैल्शियम 2+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो 50 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 200। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻², ठीक है, 10⁻²। अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट विल बी लेस देन KSV वैल्यू। अगर आयनिक प्रोडक्ट की बात करें, आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, concentration of calcium 2+ into concentration of sulfate that is equal to 6 into 10⁻⁶, यही होगा। और KSV वैल्यू क्या दे रखा है, 2.4 into 10⁻⁴, 10⁻⁵। तो जो ये आयनिक प्रोडक्ट है वो KSV वैल्यू से लेस है, ये आप देख सकते हो क्लियरली। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+ इज 0.001,
दैट इज ऑल्सो करेक्ट, 10 the power minus 2। और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट इज 6 into 10 the power minus 3 यहाँ पे दे रखा है, नहीं 6 into 10 the power minus 4 है, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 1, 3। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 मेंशन क्या किया गया कि फॉर आइडियल गैस कौन कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग का इंथैल्पी चेंज है और जो हम लोग का इंटरनल एनर्जी चेंज है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का फंक्शन होता है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लिया जाए तो हम लोग इस केस में देख सकते हैं कि d/dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। d/dP अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट अगर हम लोग सिमिलरली इंथैल्पी चेंज की बात करें तो dH/dV at the constant temperature that is also 0 and dH/dP at constant temperature that is also 0. So 1, 2, 3, 4 all 4 option will be correct. ठीक है। Now question number 18 मेंशन किया गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैन रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, पहला Na2CO3 नहीं, इससे नहीं कोई रिएक्शन होगा। देन NaOH यस रिएक्ट कर सकता है बिकॉज ये बेस है और इसमें एक एसिड प्रेजेंट है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जनरेट कर देगा वाटर और साथ में Na2CO3, यही होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग H2CO3 की बात करें, नहीं कोई रिएक्शन नहीं होगा, H2CO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। HCl यस इसके साथ रिएक्शन में जा सकता है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा NaCl प्लस H2CO3, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड will replace a weak acid from its salt, NaCl और H2CO3 जनरेट कर देगा। तो इस केस में बोला गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैन रिएक्ट विद, एक NaOH से रिएक्ट कर सकता है और HCl से रिएक्ट कर सकता है, यानी 2, 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये हम लोग करा जो है मेजर टेस्ट एडवांस। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। एक रिएक्शन जो है हाइड्रोकार्बन्स का है जो कि सेपरेटली डिस्कशन का पार्ट बनेगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स पे, अदरवाइज जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आसान ही है जिसको इजीली आप बना सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।